गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी ह्यूमन ब्लड, जो कि साइंस का ही एक ब्रांच है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उस परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से मैंने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, इनको छोड़ने लायक नहीं है। आप सारी वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको लास्ट तक देखेंगे ना दोस्तों, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाया गया है, जिससे आपको और भी ज़्यादा नॉलेज होगी, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है ना उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रक्त में एक सीरम क्या है? आपके ऑप्शन है ए रक्त का तरल भाग, ऑप्शन बी प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन सी लसिका वाहिका के भीतर ऊतक द्रव, ऑप्शन डी निर्मित तत्व और प्लाज्मा। सही जवाब ऑप्शन बी प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजेन। दोस्तों, प्लाज्मा और सीरम के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो होता है वो थक्का जमने से संबंधित है। इसके अलावा प्लाज्मा वह तरल पदार्थ है जो थक्का जमने की रोकथाम के बाद एंटीकोएगुलेंट डालने के बाद बचा रहता है। इसके विपरीत सीरम वह तरल पदार्थ है जो रक्त के थक्के जमने के बाद बचा रहता है। यानी जो रक्त में जो सीरम होता है वो प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजेन होता है। प्रश्न नंबर 2, उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद आरबीसी की मात्रा को परिभाषित करता है। आपके ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी रक्तोत्पत्ति, ऑप्शन सी हेमेटोक्रिट, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। सही जवाब ऑप्शन सी हेमेटोक्रिट। दोस्तों, हेमेटोक्रिट, जिसको हम HCT भी कहते हैं, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम RBC यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, की मात्रा का प्रतिशत मापता है। हेमेटोक्रिट शब्द का मतलब है रक्त को अलग करना। इस परीक्षण में रक्त के नमूनों को तेज गति से घुमाकर लाल रक्त कोशिकाओं को अलग कर लिया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष का HCT आमतौर पर 40% से 54% के बीच होता है और एक महिला का 36% से 48% तक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, रुधिर में जीवाणुओं आदि को कौन नष्ट करता है? आपके ऑप्शन है ए लाल रुधिराणु भक्षण द्वारा, ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑप्शन सी श्वेत रुधिराणु भक्षण द्वारा, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। सही जवाब ऑप्शन सी श्वेत रुधिराणु भक्षण द्वारा। दोस्तों, रक्त में मौजूद सफेद रक्त कणिकाएं, जिसको हम WBC कहते हैं शॉर्ट में, यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, रक्त में मौजूद जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती है। सफ़ेद रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं। ये रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी से लड़ने में मदद करती हैं। ये रक्त में मौजूद होती हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती हैं। ये संक्रमण के संकेत को पहचानती हैं और संक्रमण से जुड़े अंगों को बचाती हैं। प्रश्न नंबर 4, श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए माइटासिस, ऑप्शन बी मियोसिस, ऑप्शन सी एमाइटोसिस, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, मनुष्यों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 100 से 120 दिन, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी कुछ घंटे, ऑप्शन डी 80 दिन। सही जवाब ऑप्शन ए 100 से 120 दिन। दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको हम RBC कहते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है।
ये अस्थि मज्जा में बनता है और यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाता है। तिल्ली को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान हम किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन में आता है तिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 6, कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए एसिनोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। सही जवाब ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। प्रश्न नंबर 7, एंटीबॉडीज होते हैं। आपके ऑप्शन है ए वसा, बी जीवाणु, सी प्रोटीन्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स। सही जवाब ऑप्शन सी प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो किसी अवांछित पदार्थ के हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उत्पादित एंटीबॉडीज इन अवांछित पदार्थों से बंध कर उन्हें हमारे सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। एंटीबॉडी का दूसरा नाम जो होता है उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, कई बार इस तरह से भी पूछ सकता है, एंटीबॉडीज की जगह अगर इम्यूनोग्लोबुलिन आ गया तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। आपके ऑप्शन है 60/100, ऑप्शन बी 20/80, ऑप्शन सी 60/140, ऑप्शन डी 120/80। सही जवाब ऑप्शन डी 120/80। प्रश्न नंबर 9, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसमें Hg से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी पारा, सी हाइग्रोमीटर, डी हीलियोग्राफ। सही जवाब ऑप्शन बी पारा। दोस्तों Hg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर मॉनिटर रक्त वाहिकाओं में दबाव को मापने के लिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको mmHg में ही नापा जाता है, ये नापने की इकाई होती है। रक्तचाप 140/90 mmHg या उससे ज़्यादा होने पर इसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एनोक्सिया, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी सेप्टिसीमिया। सही जवाब ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। दोस्तों अगर आपके श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है तो इस स्थिति को ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या प्रतिरक्षा विकार जैसी कोई अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति हो सकती है, यानी मतलब किसी और तरीके की बीमारी हो सकती है। उस बीमारी का नाम हम ल्यूकेमिया कहते हैं या ल्यूकोसाइटोसिस भी आप कह सकते हैं या लिम्फोमा भी कह सकते हैं। मतलब तीनों तरीके के क्वेश्चन, अगर तीनों विकल्प आए तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी माल्टेस, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। सही जवाब ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। दोस्तों रक्त के थक्के बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम जो है वो थ्रोम्बिन होता है। रक्त वाहिका में क्षति होने पर अंतर्निहित ऊतक अनावृत हो जाते हैं। ये अनावृत ऊतक विशिष्ट प्रोटीनों के साथ मिलकर एक एंजाइम सम्मिश्र बनाते हैं। यह सम्मिश्र कारक X को सक्रिय करता है जिसमें एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन बनता है। यकृत में बनने वाला प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। प्रश्न नंबर 12, सांप के काटने से सबसे पहले शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी मस्तिष्क, सी रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी फेफड़े। सही जवाब ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण। दोस्तों सांप के काटने पे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा होता है वो रक्त परिसंचरण पे असर पड़ता है जिसके कारण हमें नींद आने लग जाती है। सांप के जहर से तंत्रिका तंत्र, श्वास केंद्र, हृदय और गुर्दे पर असर पड़ता है। सांप के जहर से रक्त कोशिकाओं में बदलाव आता है जिससे रक्त जमने में दिक्कत होने लगती है। सांप के जहर से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है जिसमें उन्हें रिसाव होने लगता है। सांप के जहर से मांसपेशियों के ऊतक मरने लगते हैं जिसे रेब्डोमायोलिसिस कहते हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आपके ऑप्शन है ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हेमोलिसिस, ऑप्शन सी ओजोमोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। सही जवाब ऑप्शन ए डायलिसिस। दोस्तों डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे के ठीक से काम न करने पर रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकाले जाते हैं। डायलिसिस के जरिए गुर्दे का काम किया जाता है। डायलिसिस के दो मुख्य प्रकार हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। प्रश्न नंबर 14, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कैरोटिड धमनियां, ऑप्शन बी हेपेटिक धमनियां, ऑप्शन सी कोरोनरी धमनियां, ऑप्शन डी फुफ्फुसीय धमनियां। सही जवाब ऑप्शन सी कोरोनरी धमनियां। दोस्तों हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को कोरोनरी धमनियां कहते हैं। कोरोनरी धमनियां जो है हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं। ये धमनियां हृदय के बाहरी हिस्से के चारों ओर लपेटी होती हैं। इनसे छोटी छोटी शाखाएं हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाती हैं। कोरोनरी धमनियों की मुख्य दो शाखाएं होती हैं, बाईं कोरोनरी धमनी और दाईं कोरोनरी धमनी। ये दोनों धमनियां महाधमनी की जड़ से निकलती हैं। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं? आपके ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी लंबी हड्डी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी प्लीहा। सही जवाब ऑप्शन बी लंबी हड्डी। दोस्तों मानव शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में बनती हैं। अस्थि मज्जा जो होता है, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अस्थि मज्जा जो है इन तरह की लंबी हड्डियों में पाया जाता है। अस्थि मज्जा में ही लिम्फोसाइट्स के अलावा कई और तरीके की रक्त कोशिकाएं भी बनती हैं। दोस्तों लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वह श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार होती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में होने वाले संक्रमण और वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। यानी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा होती हैं। प्रश्न नंबर 16, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? आपके ऑप्शन है ए ओ प्लस, ऑप्शन बी ओ माइनस, ऑप्शन सी ए बी माइनस, ऑप्शन डी ए बी प्लस। सही जवाब ऑप्शन डी ए बी प्लस। दोस्तों ए बी प्लस रक्त समूह जो है, जो कि सार्वभौमिक स्वीकार्य है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ए बी प्लस के रक्त समूह वाले लोग किसी भी समूह के व्यक्ति से रक्त स्वीकार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, शरीर में कितना रक्त आरक्षित है और यह कहाँ जमा होता है? आपके ऑप्शन है ए तिल्ली, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। सही जवाब ऑप्शन ए तिल्ली। दोस्तों रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स यानी वाइट WBC भी शॉर्ट में कह सकते हैं या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स शामिल होते हैं। तिल्ली में ये सारे आरबीसी को संग्रहित करने का भंडार है, इसलिए इसे रक्त बैंक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, रक्त संग्रह करने के बाद उसे संग्रहित करने का इष्टतम तापमान क्या है? आपके ऑप्शन है ए -25 डिग्री, ऑप्शन बी 22 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 15 डिग्री। सही जवाब ऑप्शन ए -25 डिग्री। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के खून का पीएच होता है? आपके ऑप्शन है ए कम अम्लीय, ऑप्शन बी अधिक अम्लीय, ऑप्शन सी कम क्षारीय, ऑप्शन डी अधिक क्षारीय। सही जवाब ऑप्शन सी कम क्षारीय। दोस्तों मानव शरीर का जो पीएच मान है वो कम क्षारीय होता है। अगर हम बात करें पीएच वैल्यू के पैमाने की, आपको पता है 7 से 14 के बीच में ये नापा जाता है। दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। यानी ये ज़्यादा क्षारीय नहीं होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, यानी 7 के जस्ट बाद होता है। जो चीज़ें 7 होती हैं वो उदासीन होती हैं, यानी 7 से थोड़ा उधर होता है तो ये कम क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 20, आरबीसीज कहाँ नष्ट हो जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए प्लीहा, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आमाशय, डी गुर्दा। सही जवाब ऑप्शन ए प्लीहा। दोस्तों आरबीसी जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं, ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मैक्रोफेजेस पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को रोगजनकों के साथ कोशिकीय भक्षण की प्रक्रिया द्वारा नष्ट कर देती है।